हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने एजुकेशनल रिसोर्सेज को बेहतर बनाने के प्रयास के तहत 27,000 से ज़्यादा प्राथमिक स्कूल जिनमें 50 से कम छात्र हैं उन्हें बंद कर उन्हें नियरेस्ट स्कूल में मर्ज करने की घोषणा की है। लक्ष्य है कि कम एनरोलमेंट वाले स्कूल्स को नियरेस्ट स्कूल के साथ मिलाया जाए जिनमें छात्रों की संख्या ज़्यादा हो। सरकार का मानना है कि इस कदम से बुनियादी ढांचे और प्राथमिक शिक्षा की प्रणाली में सुधार होगा। इससे रिसोर्सेज का बेहतर डिस्ट्रीब्यूशन और बेटर एजुकेशन सपोर्ट भी मिल सकेगा। इस योजना के तहत कम एनरोलमेंट वाले स्कूल के छात्रों को पास के संस्थानों में ट्रांसफ़र किया जाएगा ताकि उन्हें शिक्षा तक पहुंच बनाए रखने में मदद मिल सके। सरकार के नज़रिए से देखें तो ये फैसला सही हो सकता है क्योंकि इसमें कम एनरोलमेंट वाले स्कूल्स पर होने वाला खर्च बचेगा। लेकिन उन बच्चों का क्या जो शिक्षा के लिए इन स्कूल्स पर निर्भर हैं? अगर किसी स्कूल में 50 से कम बच्चे हैं तो उसमें बच्चों की क्या गलती? हमारा संविधान हमें राइट टू एजुकेशन प्रदान करता है। ये बात सही है कि कानून में कहीं नहीं लिखा है कि बच्चों को उनके घर के नज़दीक किसी निश्चित दूरी के बीच स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। लेकिन क्या इन स्कूल्स की वजह से सरकार पर इतना भार है कि उन्हें बंद करना पड़ रहा है? देश के बजट का लगभग 4% एजुकेशन पर खर्च किया जाता है, जो कि पहले ही बहुत कम है। दूसरी तरफ 2024 के चुनावों में होने वाला खर्च पूरे देश के एजुकेशन बजट से भी ज़्यादा था। तो फिर ऐसी क्या मजबूरी है कि सरकार को ये फैसला लेना पड़ा? ऐसे कदम कभी गली मोहल्लों में खुली शराब की दुकानों के लिए क्यों नहीं लिए जाते, जो लाखों परिवारों के बिखरने की वजह बनते हैं? क्यों नहीं ये फैसला लिया जाता कि रेसिडेंशियल एरियाज के एक निश्चित दूरी के भीतर शराब की दुकानें नहीं होनी चाहिए? किसी राज्य या कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहां किसी पार्टी को कम सीट्स मिलती हैं, क्या वहां चुनाव प्रचार पर खर्च करना बंद कर दिया जाता है? या किसी पार्टी के बड़े नेता वहां प्रचार के लिए जाना बंद कर देते हैं? हमारी सरकारों की यही विडंबना है। अगर किसी स्कूल में स्टूडेंट्स की संख्या 50 से कम है तो ये खुद हमारी सरकारों की विफलता है। इसकी असल वजह जनता के बीच सरकारी स्कूल्स की गिरती साख और उसमें सुविधाओं की कमी है। स्कूल्स को मर्ज करने के फैसले का सबसे ज़्यादा असर इन स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चों पर ही पड़ेगा। इस फैसले से उत्पन्न हुई सबसे बड़ी समस्या है घर से नए स्कूल की दूरी, जिसका कोई निश्चित दायरा नहीं है। इसके चलते एनरोलमेंट बढ़ने की जगह कम भी हो सकता है और ड्रॉप आउट रेशो बढ़ सकता है। इस फैसले से सरकार का फाइनेंशियल बर्डन तो भले ही कम हो जाए, पर उस शिक्षा के अधिकार का क्या जो संविधान हमें देता है? फैसले का दूसरा असर पड़ेगा इन स्कूल्स में काम कर रहे टीचर्स पर। मर्ज किए गए स्कूल्स में अगर बच्चों की संख्या में कमी आती है तो भविष्य में अतिरिक्त शिक्षकों को टर्मिनेट किए जाने की संभावना भी बनी रहेगी। साथ ही साथ नए शिक्षकों की भर्ती भी प्रभावित होगी, जो कि पहले से एक गंभीर मुद्दा है। इन सभी बातों का सीधा फायदा प्राइवेट स्कूल्स को मिलेगा और देश में शिक्षा में असमानता और बढ़ सकती है। जहां एक ओर देश में 80 करोड़ से ज़्यादा लोग भोजन के लिए पीडीएस सिस्टम पर निर्भर हैं, वो प्राइवेट स्कूल्स की महंगी फीस कैसे अफोर्ड कर पाएंगे? आंकड़ों के हिसाब से सरकारी स्कूलों की संख्या में 2014-15 से 2023-24 के बीच 8% की कमी आई है, जबकि प्राइवेट स्कूल्स की संख्या में लगभग 15% की वृद्धि हुई है। पिछले दशक में सरकारी स्कूल्स की संख्या 11,07,000 से घटकर 10,17,000 रह गई है, जो कि 2014-15 की तुलना में लगभग 90,000 कम है। लेकिन इसी पीरियड में प्राइवेट स्कूल्स की संख्या 2,88,000 से बढ़कर 3,31,000 हो गई है। ये हमारी शिक्षा व्यवस्था पर एक क्वेश्चन मार्क है। सवाल ये है कि अगर कुछ स्कूल्स में एनरोलमेंट रेशो कम है तो क्या इसका सॉल्यूशन स्कूल को बंद करना है या कम एनरोलमेंट होने के कारणों का पता लगाकर उन्हें सॉल्व करना? जहां एक और सरकार 2047 तक भारत को एक डेवलप नेशन बनाने का सपना देख रही है, वहीं दूसरी ओर स्कूल्स को बंद कर रही है। क्या एक वेल एजुकेटेड पॉपुलेशन के बिना कोई देश विकसित हो सकता है? इस सवाल का जवाब हम सभी को पता है। अब सरकार के इस फैसले के परिणाम तो आने वाले समय में ही पता लगेंगे, लेकिन फिलहाल इन स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चों और उनके पेरेंट्स की परेशानियां बढ़ गई हैं।